यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले में 1, 2, 3, 4 प्रश्न होते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर सही होगा 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 मई को। और जो इसमें 22 अप्रैल लिखा है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? बीटी, तो देखिए बीटी एक जीवाणु है। दूसरा वाला ऑप्शन से होगा। कौन सा जीवाणु है? तो बैसिलस थुरिनजिएसिस, थुरिनजिएसिस नामक जीवाणु है। यह कहाँ पाया जाता है जीवाणु? तो मृदा में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। बैसिलस थुरिनजिएसिस मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु है। और इसकी कुछ प्रजातियों में क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनती है। इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं जिनमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन का निर्माण होता है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है जिसे क्राई प्रोटीन कहा जाता है। क्राई प्रोटीन कहा जाता है। और यह प्रोटीन कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती है। कीटों के प्रति प्रतिरोधी। अगर आप लोग बैसिलस थुरिनजिएसिस के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। उद्यान मटर, मीठी मटर, धान पुष्प, गुलाबांस। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा उद्यान मटर था, गार्डन पी थी, जिसका वानस्पतिक नाम पाइसम सैटाइवम था। सैटाइवम। और मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। अगर इन तीनों नियमों को बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर के आप देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। फाइलेरिया बीमारी किससे उत्पन्न होती है? शैवाल से, जीवाणु से, फफूंद से, सूत्रकृमि से। तो जो फाइलेरिया बीमारी है ये सूत्रकृमि से उत्पन्न होती है। और उस सूत्रकृमि का अगर नाम पूछा जाए तो वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई होता है। वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई नामक सूत्रकृमि से फाइलेरिया बीमारी उत्पन्न होती है। और फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, या एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है, या फाइलेरिएसिस भी कहा जाता है। फाइलेरिएसिस रोग भी कहा जाता है फाइलेरिया बीमारी को। इसे फील पांव भी कहते हैं। फील पांव, जिसमें पैर बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं। तो इस सूत्रकृमि से ये होता है। तो कारक क्या हुआ? कारक हुआ वाउचेरिया ब्रैंकफ्टाई। और वाहक कौन होता है पूछा जाए अगर कहीं तो वाहक होता है क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर। क्यूलेक्स पाइपियंस मच्छर वाउचेरेरिया ब्रैंकफ्टाई का वाहक होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको पहुंचाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला वाला, 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। आभासी फल, तो जब फल का विकास अंडाशय से ना हो, जब फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है। पुष्प के अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है तो उसे आभासी फल कहा जाता है, या कूट फल कहा जाता है, या फाल्स फ्रूट कहा जाता है। तो आभासी फल क्या है? जब फल का विकास अंडाशय से ना हो, पुष्प के किसी अन्य भाग से हो, तो उसे आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब है, पुष्पासन से होता है। नाशपाती है,
बैंगन है और रसभरी है। ये बहुत सारे जो आभासी फल हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र तथा अलिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। देखिए, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46, एक कोशिका में 46 गुणसूत्र। आप कहा गया है कि लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 और प्लस 44, तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और 44 अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 2 लिंग गुणसूत्रों में अगर पुरुष है तो XY, स्त्री है तो XX हो जाएगा, और बाकी ये सेम रहते हैं, तो ये अलिंग और लिंग गुणसूत्र हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, HIV का पूरा नाम लिखिए। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये एड्स का विषाणु है, AIDS का विषाणु है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो रोग होता है वह HIV वायरस से होता है, तो HIV का पूरा नाम पूछा गया तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। फिर अगला है, PCR का पूरा रूप लिखिए। PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का पूरा नाम यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यह एक तरीके की फोटोकॉपी मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन। और किस चीज की फोटो करती है, तो DNA की कॉपी करती है, DNA की मॉलिक्यूल की कॉपी करती है, तो DNA मॉलिक्यूल की फोटो कॉपी करती है, फोटो कॉपी की तरीके की मशीन होती है। और आपको बता दें, PCR की खोज कैरी मुलिस ने की थी। कैरी मुलिस ने सन 1985 में PCR की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम बताना है, तो राज्य पक्षी हो जाएगा सारस। सारस या क्रेन भी कहा जाता है, सारस कहो या क्रेन कहो, ये राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी। और अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात की जाए, राजकीय पशु, तो राजकीय पशु बारहसिंघा, बारहसिंघा होता है राजकीय पशु। अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए, राजकीय वृक्ष की बात की जाए, तो राजकीय वृक्ष क्या होगा, अशोक होता है, अशोक राजकीय वृक्ष। और राजकीय पुष्प पलाश, जो पलाश है ये राजकीय पुष्प है। तो राजकीय पक्षी क्रेन या सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक, और राजकीय पुष्प पलाश होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर का पहला है, असंग जनन क्या है। असंग जनन क्या है बताना है। तो देखिए, असंग जनन वास्तव में एपोमिक्सिस होता है, एपोमिक्सिस। तो कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधों में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, फिर भी नया पौधा बन जाता है। यानी जब पौधे में युग्मक संलयन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन ना हो, फिर भी नया पौधा बन जाए, तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। जैसे नींबू में होता है, जैसे नींबू में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा से क्या अभिप्राय है। देखिए, सेंट्रल डोग्मा क्या है, DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनती है, यही सेंट्रल डोग्मा है। अगर अधिक जानकारी डिटेल से चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या होता है, तो कैंसर एक असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग होता है कैंसर, और इसमें बहुत पीड़ा होती है, अति पीड़ादायी रोग होता है। और इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है तो वो ट्यूमर बना लेता है, जो कैंसर का रूप होता है। और कैंसर के कारण अगर कहा जाए तो धूम्रपान जो लोग करते हैं, धूम्रपान करने वाले हैं, तंबाकू जो लोग खाते हैं, और विभिन्न प्रकार के जहरीले निकोटिन है, जहरीले रसायन का प्रयोग करते हैं, निकोटिन है और कैफीन है आदि का प्रयोग करते हैं, तो कैंसर हो जाता है। अगर इस पर फुल टिप्पणी चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी से क्या तात्पर्य है। देखिए, किसी एक देश द्वारा
किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों का बिना बताए चोरी करना। कि दो देश हैं, जैसे एक देश ये है, एक देश ये है, ये दो कोई देश हैं और इस देश ने क्या किया कि इस देश के जैविक संसाधनों का चोरी कर लिया, इस देश के जैविक संसाधनों को चुरा लिया और इसको बताया भी नहीं, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। फिर अगला है जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित करना यानी हॉट स्पॉट पूछा गया है, हॉट स्पॉट पूछा गया है। तो ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैसे कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैव विविधता अगर अधिक पाई जाती है तो यहां पर मानवीय क्रियाकलाप अधिक हो गए होंगे। जब जैव विविधता अधिक है तो मानवीय क्रियाकलापों से संकट पैदा हो जाएगा और इसीलिए इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मेगा डायवर्सिटी जोन बनाए गए हैं। उन्हीं मेगा डायवर्सिटी जोन को ही जैव विविधता तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 4 नंबर का पहला है द्विनिषेचन को समझाइए। देखिए ये है भ्रूण कोश, ये इसकी प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हो जाएंगी, ये सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी और भ्रूणपोष में इधर मान लीजिए पराग नलिका आती है तो इसमें 2 जनन केंद्रक होते हैं। तो ये जनन केंद्रक में से एक जनन केंद्रक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, ये अंड कोशिका है, और दूसरा जनन केंद्रक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हुआ इसलिए इसे द्विनिषेचन और इस पूरी क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पुष्पीय पौधे होते हैं उन पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है, एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है। जब पराग नलिका से मुक्त हुए दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नरयुग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। फिर अगला है मानव जीनोम परियोजना पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए जो मानव जीनोम परियोजना है इसके माध्यम से डीएनए मैपिंग की जाती है, डीएनए मैपिंग की जाती है मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से। और आपको बता दें कि इसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के जीनोम का संगठन, संरचना तथा कार्य की जानकारी करना। जो मनुष्य का जीनोम है, डीएनए मैपिंग में क्या किया जाता है कि जो मनुष्य का जीनोम है उसका संगठन कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, वो कैसे क्या कार्य करता है और कई तरह के आनुवांशिक रोगों की पहचान, उनके निदान आदि, वंशावली को निर्धारित करना, ये सब मानव जीनोम परियोजना में किया जाता है। मतलब आनुवांशिक जो रोग होते हैं उनको कैसे दूर किया जाए, उनका कैसा निदान किया जाए, वंशावली को कैसे निर्धारित किया जाए, तो ये सारा मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। इस पर फुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक कहा गया किस प्रकार से। अब जैव उर्वरक क्या होते हैं? जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो उर्वरक बनाए जाते हैं उसे ही जैव उर्वरक कहते हैं और मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते भी हैं। जैसे आप राइजोबियम ले लीजिए, राइजोबियम है ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा तक पहुंचाता है। ऐसे ही अगर अन्य जैव उर्वरक नीलहरित शैवाल की बात की जाए, नीलहरित शैवाल में नाशटाक है, एनाबीना है, ये सब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसे धान के खेतों में नीलहरित शैवाल लगती है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, तो इस तरह से ये उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर अगला है क्लोनिंग संवाहक क्या होता है। तो क्लोनिंग संवाहक क्या है? तो क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु होता है, छोटा डीएनए अणु होता है जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से गुणन करता है। उचित पोषक कोशिका जैसे है, कोई भी कोशिका है उसमें स्वतंत्र रूप से गुणन करता है, क्लोनिंग संवाहक वो होता है। जैसे प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड है, फास्फिड है, ये सब क्लोनिंग संवाहक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है नर के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए या आरेख बनाइए। तो शुक्राणु का चित्र इस तरह से आप बना सकते हैं। वैसे शुक्राणु का चित्र मैंने बनाना बताया हुआ है। ये इसका सिर हो जाएगा,
ये यहाँ पर नेक होती है, गर्दन हो जाएगी, ये पूंछ हो जाएगी। तो शुक्राणु का एकदम सही से चित्र कैसे बनाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाया हुआ है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सह प्रभाविता क्या है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अमीबता तथा मलेरिया का संचरण कैसे होता है। देखिए जो अमीबता है ये अमीबिएसिस है, एक तरीके की पेचिस है, और जो पेचिस होती है ये अशुद्ध जल पीने से, अशुद्ध जल पीने से अमीबता रोग हो जाता है या पेचिस रोग हो जाती है या अमीबिएसिस रोग हो जाती है अशुद्ध जल पीने से, इसका इस तरह से संचरण होता है। और जो मलेरिया है ये मलेरिया बुखार है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। और कैसा मच्छर हो तो संक्रमित मच्छर हो, और किससे संक्रमित हो तो प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम से। मलेरिया जो रोग है, जो मलेरिया बुखार है, ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, अगर प्लाज्मोडियम से संक्रमित है ये मच्छर, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देता है, जैसे दूसरे व्यक्ति को काटेगा उसको भी हो जाएगा। तो अगर आप अमीबता है, मलेरिया है, इस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। फिर अगला है जीन चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। जीन चिकित्सा पर फुल वीडियो मैंने अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से जाकर के इसको देखिए। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिबंधन विकर यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना है। प्रतिबंधन विकर क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। तो आणविक कैंची की फुल वीडियो हमारे चैनल में पड़ी हुई है। जो डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाते हैं उन्हें ही प्रतिबंधन विकर कहा जाता है। इस पर फुल वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर डीएनए लाइगेज, ये डीएनए को बाइंडिंग करने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, इस पर बताना है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की चर्चा कीजिए। तो इसको अपराधियों को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, और इसकी खोज जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसकी खोज एलेक जेफरी ने की थी, एलेक जेफरी ने की थी। फिर अगला है मच्छरों द्वारा जनित मानव रोग और उनकी रोकथाम को बताइए। मच्छर के द्वारा होने वाले मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, तो जैसे मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया बुखार है, डेंगू बुखार है, फाइलेरिया है, और भी कई सारे रोग हैं जो मच्छर फैलाते हैं जिनके द्वारा हो जाता है। उनकी रोकथाम कैसे करेंगे तो पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला है शुक्र जनन तथा अंड जनन में विभेद कीजिए। शुक्र जनन क्या है और अंड जनन, बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में समझाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके पूछा जाता है, अलग भी और अंतर में भी। तो मैंने अंतर को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए एक तो मादा जनन तंत्र बनाना भी है और उसका सचित्र वर्णन भी करना है। तो आप मादा जनन तंत्र अच्छे से बना सकते हैं और इसके बाद उसका सचित्र वर्णन कर सकते हैं। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है एक संकर संकरण के माध्यम से मेंडल के पृथक्करण के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए एक संकर संकरण जो है ये बिल्कुल पृथक्करण का नियम जो है उसी के ऊपर आधारित है। तो इसमें मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच क्रॉस कराया था, तो संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। और फिर स्वपरागण जब कराया था तो स्वपरागण कराने पर इन्हें 1:2:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए थे। और इसके बाद फिर से इसमें उन्होंने क्या स्वपरागण कराया था। इस तरह से हमने वीडियो अपलोड किया है, हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हार्से व चेज के डीएनए प्रोटीन के कैसे स्थापित करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। पारजीवी जंतु क्या है, ऐसे जंतुओं को मानव से क्या लाभ है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार कीजिए। और जैव विविधता पर क्वेश्चन जरूर आता है, कैसे संरक्षित करेंगे ये जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तैयार कर लीजिए। और समष्टि से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। तो समष्टि किसी एक स्थान पर रहने वाले जीवों का समूह ही समष्टि होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा पेपर आपको समझाया, आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन लॉन्ग हैं उन क्वेश्चन को आप हमारे चैनल से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।